नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या केंद्र हो गया है या राज्य? जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया चल रहा है। अब ये मुहावरा हमने क्यों इस्तेमाल किया? विपक्षी दल केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वो विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है, वहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि उसके नेताओं को परेशान करने के लिए वहां की राज्य सरकारें राज्य की एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं। अब आपको मुहावरा समझ में आया? ऐसा ही कुछ शिकायतें और ये शिकायत लेकर विपक्ष के 14 राजनीतिक दल आज सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उन्हें वहां निराशा हाथ लगी। 14 राजनीतिक दलों ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत से जुड़ी हुई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की 2 जजों की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नेताओं को विशेष इम्यूनिटी यानी कि बचाव नहीं दिया जा सकता। नेताओं को भी वही अधिकार हासिल हैं जो आम नागरिकों को हैं। नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से दिशा निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला। इस सिलसिले में अगर कोई सामान्य गाइडलाइन जारी की गई तो यह प्रस्ताव खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका वापस ले ली। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से मेरिट्स पे, मुद्दे पे कोई भी ऑब्जर्वेशन विरुद्ध नहीं दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम इस वक्त इस व्यापक मुद्दे को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल केस हो या कोई इंडिविजुअल मुद्दा हो तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तीसरा, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से एट दिस स्टेज शब्द का इस्तेमाल किया और फिर कहा कि हम इस याचिका को वापस ले सकते हैं, यानी बाद में भविष्य में अगर चाहें तो दूसरे रूप में ये याचिका वापस फाइल हो सकती है पुनः। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनकार करने के बाद याचिका तो वापस ले ली गई, लेकिन इसमें जो तथ्य रखे गए वो भी आपको बता दें। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड के लिए केंद्रीय एजेंसियों को ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। इस ट्रिपल टेस्ट के तहत यह जाना जाता है कि क्या कोई आरोपी फ्लाइट रिस्क है, क्या वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, और क्या वो गवाहों को धमका सकता है। विपक्षी दलों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अगर कहीं ये शर्तें पूरी नहीं होती तो आरोपी से निर्धारित अवधि में पूछताछ की जाए या जांच की जरूरत के आधार पर ज्यादा से ज्यादा घर में नजरबंद कर लिया जाए। याचिका में जमानत की भी बात की गई और कहा सभी अदालतों के लिए जमानत नियम होना चाहिए और जेल उपवास खास तौर से वहां पर जहां अपराध हिंसा से जुड़े हुए ना हो। तो यह चीज साफ की है कि बेल नॉर्म हो और जेल जो है वो एक्सेप्शन। बेल नियम और जेल अपवाद। विपक्ष की याचिका में दलील को पुख्ता करने के लिए कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। जैसे यह कहा गया कि छापों के बाद कार्रवाई दर घटी। 2005 से 2014 के बीच छापों के बाद फाइल की गई शिकायतें जहां 93% थीं, वहीं 2014 से 2022 के बीच में छापों के बाद फाइल की गई शिकायतें 29% रही। इसका मतलब यह है, और यह बताया गया है जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा, कि छापे बिना किसी पुख्ता आधार के परेशान करने के लिए डाले जाते हैं। याचिका में यह दलील भी दी गई कि हवाला के तहत अभी तक सिर्फ 23 लोगों को सजा हुई। इतने सारे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जिनके खिलाफ केस हैं, उसमें से ओनली 23, जबकि ईडी द्वारा हवाला के तहत दर्ज किए गए केस काफी ज्यादा बढ़ गए। 2013 और 2014 में 209 केस दायर किए गए, जबकि 2020-21 में ये 981 हो गए थे, 981, और 2021-2022 में 1180 केस दायर किए गए। याचिका में यह भी तथ्य रखा गया कि 2004 से 2014 के बीच में सीबीआई ने जिन नेताओं पर केस किए उसमें 60% से कम विपक्ष के थे,
जबकि 2014 से अब तक सीबीआई ने जिन नेताओं पर केस किए हैं उसमें 95% 95% विपक्ष के हैं। दलील दी गई कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई में भी यही पैटर्न दिखता है। 2014 से पहले ईडी ने जिन नेताओं की जांच की उसमें से 54% विपक्ष के थे, जबकि 2014 से अब तक जिन नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच की है वो भी 95%। इस आधार पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां चुन चुन कर विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बना रही हैं, जिसका असर जमीन पर लोकतंत्र पर पड़ रहा है और विपक्षी नेता बस केस ही लड़ते रह जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इन आंकड़ों के आधार पर जांच से बचाव चाहते हैं? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि इस याचिका के साथ समस्या यह है कि आप ऐसे आंकड़ों को जो नेताओं से ही जुड़े हुए हैं उन्हें दिशा निर्देश में बदलना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ नेताओं के लिए दिशा निर्देश नहीं दे सकते। नेताओं पर भी आम नागरिकों की तरह ही कानून समान रूप से लागू होता है। वो अपनी बड़ी पहचान का दावा नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए अलग प्रक्रिया कैसे बन सकती है? सरकार की भी प्रतिक्रिया आई। विपक्ष के कुछ भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। जांच में सहयोग करें और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। देखिए, भ्रष्टाचार का वैसे भी नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है और भ्रष्टाचारियों का भी। तो दुख तो इस बात का है कि जांच में सहयोग करने की बजाय बहाने बनाकर कोर्ट में मामले को और लटकाने का प्रयास किया जाता है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था और हमने वो मुहावरा इस्तेमाल करके, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर विपक्षी दल केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न के लिए कर रही है, तो बीजेपी यही आरोप उन राज्यों में लगाती है जहां विपक्षी दल सत्ता में। ताजा मामला तेलंगाना का है, जहां बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति है, जो जिसका नाम पहले टीआरएस था, उसकी सरकार है और के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। अब हम जानते हैं कांटे की टक्कर है, जैसे पश्चिम बंगाल में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से बीआरएस बनाम बीजेपी तेलंगाना में हो रहा है। बीजेपी यहां बीआरएस सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। मंगलवार रात को तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। ये वो तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही थी जब पुलिस उठा के ले गई। उस समय वो अपनी सास के निधन के 10वें दिन के जो कर्मकांड होते हैं उसमें शामिल थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार किए जाने से रोकने की कोशिश की, जो कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है, और गिरफ्तारी को मनमाना बताया। बीजेपी नेताओं ने यह कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के कारण भी नहीं बताए हैं कि क्यों गिरफ्तार कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद आधी रात को पुलिस बंदी संजय को पहले किसी अज्ञात जगह लेके गई, फिर अगले 16 घंटे तक अलग अलग गाड़ियों में जगह जगह घुमाया जाता रहा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अंत में शाम को 5 बजे उन्हें हनुमाकोंडा की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बंदी संजय को 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मतलब पुलिस उसमें उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकती। खबरों के मुताबिक यह गिरफ्तारी एक पूर्व पत्रकार समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है, जिन्हें हनुमाकोंडा इलाके में 10वीं की हिंदी परीक्षा के लीक होने के सिलसिले में पकड़ा गया। इस बीच बंदी संजय की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए बीजेपी की लीगल सेल ने आज तेलंगाना हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बंदी संजय की गिरफ्तारी के दौरान नियम कानूनों का उल्लंघन किया है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष को ऐसे समय हिरासत में लिया गया है जब 3 दिन बाद 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। हेबियस कॉर्पस आपको बता दें, उसका मतलब यह होता है कि जब कोई मामला हो रहा हो तो उसमें हमारी बात सुन ली जाए।
अब आपको यह बता दें कि वहां पर जो परीक्षा का पेपर है, यह पेपर मंगलवार को व्हाट्सएप पर चल रहा था और उसी दिन इम्तिहान भी था। जिस समय पुलिस बंदी संजय को गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौर में डर एक सच्चाई। पहले उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका और अब रात में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरी एकमात्र गलती है कि मैंने बीआरएस सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाया। अगर मुझे जेल हो जाए तो भी बीआरएस से सवाल पूछना बंद न करें। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद को गिरफ्तार कर गलत किया है। यह सब उनके बयान का हिस्सा है। यह उनके राजनीतिक अस्तित्व पर आखिरी कील साबित होगा। माना जा रहा है कि बंदी संजय पेपर लीक केस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे और बीजेपी के नेताओं का दावा है कि पुलिस ने यह जानकारी प्राप्त करते ही उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया कि कहीं वो कोई पॉलिटिकल डैमेज ना कर दे। He was arrested some sections 420 and other malpractice. That section that doesn't apply in this case. Moreover, Bandi Sanjay did not commit any offence. His arrest is illegal. He is the member of the parliament. Before arrest, he must seek permission of the speaker of the parliament. Then the police has to arrest. But without following due procedure, he was arrested. आज बंडी संजय जी को अरेस्ट क्यों किया? जो आपने आरोप लगाए बीआरएस पे, अभी तो हम उनके रिएक्शन नहीं दे सकते व्यूअर्स के लिए, लेकिन आज बंडी संजय जी का अरेस्ट है। आरोप यह है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है या उन्होंने इंस्टिगेट किया यहाँ पे ट्रबल, इसीलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल कोई ट्रबल नहीं है। अगर कोई सरकार फेल्यूर है तो उठाना हमारा जिम्मेदारी है। विपक्ष का पार्टी है हम इधर, क्योंकि तेलंगाना का जनता बहुत संघर्ष करके लगभग 12 सालों बलिदान होकर तेलंगाना लाए हैं। ऐसा तेलंगाना एक परिवार के फैमिली के अंदर एक बंदी हो गया। इसलिए हम तेलंगाना जनता के पक्ष में लड़ना चाहते हैं। जो बलिदान किया है उनका आकांक्षों को पूरा बनाने के लिए हम तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को वारंगल जिले में राज्य का 10वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर लीक हो गया। वारंगल की जिला शिक्षा अधिकारी डी वसंती के मुताबिक यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मतलब पेपर सब लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे थे। यहां पेपर अभी शुरू भी हो रहा था। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चला है कि यह पेपर किस सेंटर से लीक हुआ है और किसने किया है। वारंगल के पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ के मुताबिक लीक हुए पेपर को एक मेडिकल कॉलेज के एक कर्मचारी ने एक पूर्व पत्रकार है, जर्नलिस्ट पी प्रशांत, उसको भेजा, जिन्होंने इसे पत्रकारों के एक ग्रुप में डाल दिया। प्रशांत ने पेपर की फोटो बंदी संजय को भी भेजी। ఇతను అందరికీ కూడా ఇక్కడి నుంచి మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతున్నట్టు మనకి ఇక్కడ ఇతని ఫోన్ లో ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ మెసేजेस వాట్సాప్ చాట్స్ తోటి। इससे पहले सोमवार को 10वीं का तेलुगु का पेपर भी कथित तौर पर व्हाट्सएप पर लीक होने की खबर आई थी। तेलुगु का पेपर लीक होने पर भी बंदी संजय ने तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी के इस्तीफे की मांग की थी और कहा था कि तेलंगाना सरकार 10वीं के इम्तिहान तक ठीक से नहीं करा पा रही है और उसमें भी नाकाम हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये और तेलंगाना में पेपर लीक से जुड़ी ऐसी कई घटनाओं को लगातार उठाते रहे हैं। 27 फरवरी को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि TSPSC का भी एक पेपर लीक हुआ था, जिसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने जांच में पाया कि TSPSC के मेन ऑफिस में काम करने वाले 2 कर्मचारियों ने पेपर को दफ्तर के कंप्यूटर से डाउनलोड कर उसे 10 लाख रुपए में बेच दिया था। बंदी संजय ने TSPSC परीक्षा पेपर लीक पर भी सवाल उठाया था। उस मामले में एसआईटी ने बंदी संजय को भी 24 मार्च को अपना बयान देने के लिए समन किया। बंदी संजय ने तब कहा था कि सबूत के लिए मुझे समन करने के बजाय एसआईटी को मामले की तह तक जाना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री टी रामा राव, ये जो है KTR जिनको कहते हैं, वो बंदी संजय की जो बातें हैं उसको आधारहीन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। तेलंगाना में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, CPI और CPM के नेताओं ने भी पेपर लीक पर तमाम सवाल उठाए हैं और कांग्रेस का आरोप यह भी है कि BRS के नेता TSPSC के पेपर लीक में खुद शामिल।
आइए इस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। देखिए, तेलंगाना का ये जो पेपर लीक मामला है, हम एकदम नोज डाइव किए, हमने एक एक चीज आपको बताई। पहले तो वो उस याचिका में क्या है, जो केंद्र में जो छोटी पार्टियां हैं या विपक्षी दल हैं, वो उन्होंने क्या दलील दी जो खारिज हो गई, और दूसरा यहां पर तेलंगाना में जो मामला है। तो आपको पूरी खबर समझ में आ गई दरअसल। अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और सवाल क्या हैं, वापस उसी मुहावरे पर जा रहे हैं कि क्या आज की डेट में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हो गया है, जिसके पास पुलिसिया तंत्र है, जिसके पास एजेंसियां हैं, वो उसको अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और फिर दूसरे को कह रहा है कि देखो आप कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। संजू वर्मा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, आलोक शर्मा आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, श्रवण दसाजू आप नेता हैं बीआरएस के, और नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आलोक जी आपके साथ शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं, एजेंसियों के दुरुपयोग की बात याचिका में बहुत सारे आंकड़े दिए। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर एक्शन नहीं हुआ, उसको विड्रॉ कर लिया गया। अदालत ने अपनी बात भी रख दी। अदालती कार्रवाई के चलते उन्होंने बता दिया कि भाई आपके लिए अलग कानून नहीं बन सकता है। लेकिन जब आप इसकी तुलना राज्य की पुलिस जो कर रही हैं उससे करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से दुरुपयोग कर रहा है। क्या ऐसी स्थिति नहीं बनती जा रही है? देखिए संकेत, मुझे लगता है कि आज शुरुआत वहीं से कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एट दिस स्टेज हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारी जो डिमांड थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि निर्धारित अवधि के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप उसकी सुनवाई करें और उसको पूरा करें। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही वाजिब था। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के केस को आज 13 साल हो गए, लेकिन क्योंकि केवल जमानत पर रखना है, किसी को उलझा कर रखना है, तमाम प्रवक्ता आकर बयान दे सकें, इसलिए आज तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हुई। 2013 में एक पुस्तक आई थी दामाद शीत, आपको भी याद होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों केस हैं। और आजकल तो एक वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल के जो पुराने केस हैं कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो केस वैसे ही खत्म हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत वाजिब डिमांड थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। जो भी निर्णय है हम दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे जब भी कभी दिक्कत आएगी। अब आपका एक मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सच्चाई है इस समय कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और सबसे ज्यादा जो भैंसों को लाठियां मार रहा है वो केंद्र सरकार मार रहा है। आपने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ही कितने केसेस में फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और बीजेपी शासित राज्यों को। एक एक व्यक्ति 2-2 साल तक ट्रायल नहीं होती है। यहां तक दुरुपयोग होता है एजेंसीज का कि एक केस में अच्छा कल हो सकता है न्यायालय से जमानत मिल जाए, दूसरे केस में उलझा लो, 10 दिन और अंदर रखेंगे इसको, फिर वो दूसरा जब नजदीक आता है तो तीसरा और लगा लो। और क्या आजकल ट्रेंड हो गया कि इस राज्य से उठाओ दूसरे राज्य में ले जाओ। पवन खेड़ा जी वाले मैटर में आपने देखा होगा, आसाम की पुलिस आई हुई थी, मतलब कहीं आसपास की नहीं, आसाम ले जाओ, उलझाए रखो केस को। तो हमारी जो वाजिब थी कि डिमांड के निर्धारित अवधि में उसका होना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो एमएलए थे सरकार टूटी, सरकार बिगड़ गई। जो तमाम एमएलए के खिलाफ ईडी सीबीआई के नोटिस थे उनका क्या हुआ? किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ इनकम टैक्स के नोटिस चले गए। राजस्थान में जब सचिन पायलट प्रकरण चल रहा था तो उस समय पर ईडी सीबीआई वाले वहां घूम रहे थे। संजू जी आपको पूरा टाइम मिलेगा। गुजरात का चुनाव था, संकेत भाई आप भी वहीं थे, आपको याद होगा कच्छ और भुज में 300 टीमें इनकम टैक्स की निकली थी। किस दिन? जिस दिन बीजेपी के टिकट 38 विधायकों के काटे ताकि कोई चू ना करे। ठीक, 1,01,000 करोड़ के, ठीक है आलोक जी जब्त कर लिए। मैंने आपका जो ओपनिंग कमेंट है वो मैंने समझ लिया कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर केंद्र में आप ये आरोप लगा रहे हैं तो फिर वही आरोप जो है वो बीजेपी पश्चिम बंगाल में लगा रही है और तेलंगाना में लगा रही है। तो बस सीधी सी बात है कि जिसके पास एजेंसी है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे को कह रहा है कि आप दुरुपयोग करें। एक सेकंड वापस आऊं, संजू वर्मा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल, संजू वर्मा आप अपने धन्यवाद
धन्यवाद संकेत जी। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन भी बड़े धैर्य और ध्यान से सुनी और कांग्रेस के प्रवक्ता की भी। हिंदी मुहावरों का जब सिलसिला चल रहा है तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जब भारतीय जनता पार्टी पर उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं तो मुझे याद आती है बात, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, विपक्ष का तो यह हाल है कि जब तक देश के सर्वोपरि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं की थी नेशनल हेराल्ड स्कैम की याचिका, तब तक कांग्रेसी प्रवक्ता हर चैनल पर जाकर बहस के दौरान यह कहा करते थे, सुप्रीम कोर्ट विल सर्टेनली क्वॉश द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गांधीज इन नेशनल हेराल्ड स्कैम। उनको इतना विश्वास था कि गांधी परिवार को तो कोई छू नहीं सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लगातार 2016 में, 2018 में, 2021 में कहा कि नेशनल हेराल्ड स्कैम में बाकायदा सोनिया गांधी जमानत पर बाहर हैं, बाकायदा राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं, पर जमानत देने का मतलब या तात्पर्य यह नहीं लगाना चाहिए कि ये निर्दोष हैं। तो पहली बात जो आज भारतीय जनता पार्टी पर लांछन लगाते हैं कि हम एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से नैतिकता का पाठ पढ़ने की जरूरत बीजेपी को नहीं है। ये मेरा बिंदु नंबर 1 है। भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टियां बीजेपी को नसीहत ना दे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको एक बात कह दूं कि यहां महाराष्ट्र का भी जिक्र हुआ, चाहे अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पहले गृह मंत्री थे और जब महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में राज करती थी, हम सबको पता है एनडीए अलायंस में कांग्रेस थी, एनसीपी था और उद्धव ठाकरे की पार्टी थी। मुझे एक बात बताइए, अनिल देशमुख को जमानत पर रिहाई तो मिली, पर जमानत देते वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगे जो चार्जेस हैं वो बड़े ही गंभीर हैं और ये कदापि नहीं किसी को सोचना चाहिए कि कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। फिर कांग्रेस के जितने कर्ता धर्ता हैं, विपक्षी पार्टियों के जितने कर्ता धर्ता हैं, नवाब मलिक की जमानत की याचिका के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नवाब मलिक की जमानत की याचिका को देखिए संजू जी, आप और आलोक जी जो हैं वो स्पेसिफिक केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ठीक बात भी है। आप अपना पक्ष रखने के लिए नहीं, एक सेकंड संजू जी, थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, मैं वापस घूम के आपके पास आ जाऊंगा। स्पेसिफिक केसेस के बारे में आप बात कर सकते हैं अपनी अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए, वो बात सही भी है, लेकिन फिर क्या है ना, वो बड़ी लंबी फहरिस्त होगी दोनों तरफ और समय दुर्भाग्यवश कम ही है। तो श्रवण जी, मैं पहले जरा आपके पास आऊं अब, और अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी ये इस स्पेसिफिक बारे में बात हो रही है जो तेलंगाना वाला मसला है। मैंने आपको पूरा बता दिया अभी तक जो जानकारी हम लोगों के सामने है। बीजेपी का आरोप यह है कि क्योंकि पेपर लीक पकड़ा जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, प्रधानमंत्री आ रहे थे, उससे पहले आपने कार्रवाई करके यह बता दिया कि भाई यही दोषी हैं, और आप भी वही लाइन ले रहे हैं जिसका आप आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि कानून अपना काम कर रहा है। देखिए संकेत जी, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि जिसके हाथ में लाठी है उसका भैंस होता है बोल के। मुझे और एक चीज भी याद आ रहा है, मुझे माफ करना मैं ये बात बोलने में, जिसके कंट्रोल में मीडिया होता है उसके ही बात सुनाते हैं और उसके ही बात दिखाते हैं। वैसे ही हो गया आज आपका इंट्रोडक्शन में। मुझे आई बेग यू। नहीं, ये आपका, ये देखिए, ये आपका ओपिनियन है। लेट मी कंप्लीट। आपका ओपिनियन है। नहीं संकेत जी, मेरा ओपिनियन ही बोल रहा हूँ। हाँ। मैं किसी और का ओपिनियन बोलने के लिए मेरा हक नहीं है, मेरा ओपिनियन ही बोल रहा हूँ। हाँ। तो आपने बायास्ड इंट्रोडक्शन दिए हैं तेलंगाना में क्या हो रहा है। मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान और मेरे जितने भी साथी लोग ये डिबेट में, इस तमगे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूं आपका। आप धन्यवाद पेश किए। एक बात है, आई रेस्पेक्ट यू सो मच संकेत जी। मैं हैदराबाद में भी आपसे मिल चुका था इससे पहले। बिल्कुल, मुझे याद है। आप जो मुद्दा उठाए थे हैदराबाद, आप जो बंडी संजय जी को बचाने के लिए और ओपनिंग इंट्रोडक्शन में आप एक चीज भूल गए श्रवण जी। दिस इज नॉट फेयर।
नहीं, क्योंकि आपने क्योंकि आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया, मुझे स्पष्टीकरण का मौका तो दे दीजिए। बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। स्पष्टीकरण मेरा ये है कि अगर आपने वो भी इंट्रोडक्शन सुन लिया होता जो हम विपक्ष की 14 पार्टियों की जो अपील थी कोर्ट के सामने, अगर आपने वो भी सुन लिया होता तो मैं आपका बड़ा आभारी होता। तो बहरहाल तमगे के लिए धन्यवाद। आगे नहीं, संकेत जी आप बात करने नहीं दे रहे हैं। आप श्रवण जी बोले, बीजेपी के प्रवक्ता जैसा बात कर रहे हैं आप। यू आर एन एनडीटीवी एंकर, प्लीज लिसन टू मी। मैं सुन रहा हूं। आप आरोप लगाना बंद करेंगे तो फिर बात। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको सच समझाना चाहता हूं। बीजेपी का प्रवक्ता और ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मेन पॉइंट पे आइए ना। संकेत जी मैं आपको सच समझाना चाहता हूं। हाँ। आप जज्बे में जाकर के बंडी संजय जी का इमेज को, बीजेपी का इमेज को बचाने के लिए आपने जो इंट्रोडक्शन नरेट किया था उसमें गलत है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको समझाऊं और आपके माध्यम से पॉइंट पे आइए। उनको समझाऊं। मैं क्यों गलत हूं ये बता दीजिए जनता को। No, you are not allowing people to continue like this is not a right way of debate. बोलिए ना, मैं सुन रहा हूं। आप मेरे ऊपर आरोप लगाते रहेंगे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों आप टाल रहे हैं बीच में, बोलने दीजिए ना। बोलिए। हम स्टूडियो में नहीं है आपके साथ में, जूम में कहीं दूर बैठे हैं, आपको बात करने दीजिए। आप जिस मुद्दे पर बात उठाई है ये 5 लाख स्टूडेंट्स का और 5 लाख पेरेंट्स का मुद्दा है, 1-2 लोगों का मुद्दा नहीं है। दूसरी बात है, आपने टीएसपीएससी के बारे में बात किया है और बंडी संजय जी ने उसके बारे में प्रश्न किया, तो उसके लिए जो है उसके ऊपर केस लगाया, या नहीं तो उसके ऊपर जो है सो सिट का कार्रवाई दर्ज किया बोल दिए। आपको यह मालूम होना चाहिए टीएसपीएससी में वन ऑफ द प्राइम कल्प्रिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव लीडर एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ बंडी संजय, हिज नेम इज राजशेखर रेड्डी। यू फॉरगॉट टू टेल। I also want to tell you that हिंदी और तेलुगु दो पे कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए मैं बाकियों को चुप करा रहा हूं ताकि आप धारा प्रवाह बोल सकें। बोलिए। हिंदी और तेलुगु 2 पेपर का आप लीक बोल रहे हैं, ये लीक नहीं है। लीक इसको बोलते हैं जहां पेपर लीक हुए तो किसी और को उसका बेनिफिट हुए। तो इसमें साजिश ये हुआ है, यू नो वन थिंग, 20% मार्क्स आए तो हिंदी पास हो जाते हैं, और तेलंगाना में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहता तेलुगु फेल होने वाला, उसको ये जबरदस्ती से जो है सो लीक करके जो है सो माल प्रैक्टिस करने के लिए। ये सिर्फ टीएसपीएससी लीक के बाद में गवर्नमेंट ने कार्रवाई किया, कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया और सिट फॉर्म किया। उसके बाद में ये माहौल को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर मडस्लिंगिंग करने के लिए, केसीआर साहब को बदनाम करने के लिए जो है सो बंडी संजय जी ने साजिश रचा है। ये जो एग्जाम होने के बाद में दीवार को खोद कर जो है सो अंदर जाके व्हाट्सएप में क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट कर रहे थे, हिंदी में और तेलुगु में भी, दोनों यही काम किए। ठीक है, अब आपने अपनी बात रख दी सामने, बीजेपी के आपने अपनी बात रख दी सामने। अब मुझे आगे भी बढ़ना पड़ेगा, मेरे पास कार्यक्रम में समय कम है, पूरा टाइम आपको नहीं दे सकता ना। रुकिए नीरजा जी के पास जरा मैं जाना था। अब एक काम कीजिए, when you have misled the nation, let me also correct that they are all BJP। ये एक सेकंड, बहुत चोटिल हैं आप श्रवण जी, आप बहुत जल्दी बुरा मान जा रहे हैं। नहीं हम आपकी बात बहुत आपको चोट और आहत बहुत जल्दी आप हो जाते हैं। बात नहीं है ये 5 लाख। नीरजा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं जरा मुख्य मुद्दे पर वापस लौटना चाहता हूं। मुख्य मुद्दा ये है कि जिसके हाथ में जितनी एजेंसी और जितनी पावर, वो उसका उस प्रोपोर्शन में दुरुपयोग कर रहा है। आरोप तो ये है। बिल्कुल ये चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। अभी तक चार्ज था कि भाजपा की सरकार ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ एजेंसीज यूज कर रही हैं, सिलेक्टिवली यूज कर रही हैं। उनका ये बहुत बड़ा आरोप था, जिसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट में गए और वो याचिका खारिज हो गई। तो जहां ये सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी, जिनके हाथ में एजेंसी जो भी है, वो खिलाफ यूज करने, जो आपने बहुत अच्छी तरह से कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है खारिज करते वक्त, वो भी बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने क्या कहा है, 2 कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स नहीं हो सकते। अगर आपके पास स्पेसिफिक चार्ज है मिसयूज का, तो आप फिर हमारे पास आइए। मोटा सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप अपने पॉलिटिकल बैटल्स अपने आप लड़िए, जुडिशरी को नहीं यूज करिए पॉलिटिकल बैटल्स के लिए। जो वर्डिक्ट का, उन शब्दों का अपशॉट है ना, वो ये है। तो पॉलिटिकल बैटल्स हैव टू बी फॉट पॉलिटिकली, जुडिशियल बैटल्स हैव टू बी फॉट जुडिशियली। इसमें अगर आप मुझे इजाजत दें,
अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपसे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे नाराज ना हों, जैसे यहाँ कुछ लोग हो गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए आपसे नाराज होना बड़ा मुश्किल है। अरे कहाँ नहीं, मेरा आपसे ये सवाल था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन पार्टियों को कि भाई आपके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, आप नेता हैं, आप सामान्य नागरिक की तरह ही आपके पास पावर्स हैं, आपको हम कोई इम्यूनिटी नहीं दे सकते। लेकिन फिर राजनीतिक हल्के से आवाज ये उठती है कि फिर ये डिप्लोमेटिक, ये माफ कीजिएगा, ये जो इम्यूनिटी है ये उन नेताओं को क्यों मिल जाती है जो कि किसी और पार्टी में होते हैं और फिर बीजेपी में आ जाते हैं, अहले ज़बां वॉशिंग मशीन। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इम्यूनिटी देने से मना कर दिया। राजनीतिक रूप से ये कहा जा रहा है कि फिर ये इम्यूनिटी बीजेपी क्यों दे रही है। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सिलेक्टिवली यूज होता है। वॉशिंग मशीन की बात की गई है कि आप बीजेपी में आए तो सारे आपके पाप धुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम चीज कही है, स्पेसिफिक केसेस लेके आई है। एक जनरल उसमें आप इम्यूनिटी चाहते हैं, वो संभव नहीं है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। आज जो जिस केस का आपने जिक्र नहीं किया, मीडिया को लेके बहुत अहम इंपॉर्टेंट जजमेंट। हाँ, वो अभी हम करेंगे उस पर। मीडिया का रोल क्या होता है डेमोक्रेसी में, जो कि मीडिया आईना दिखाती है सरकार को। और आ रहे हैं संजू जी, रुकिए बस, नीरजा जी अपनी बात खत्म करें। तो बहुत मजबूती से मीडिया के रोल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज जी बिल्कुल संजू जी, अब ये सवाल मेरा यही है कि ये जो इम्यूनिटी जो सुप्रीम कोर्ट, नहीं वो तो फैक्चुअल पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ने बता दी, लेकिन बीजेपी पर आरोप ये है कि ये इम्यूनिटी तो बीजेपी दे रही है, जो आ जाए वो सफेद होकर के बाहर निकल आए। संकेत जी, मैंने पहले भी कई डिबेट्स पर, कई चैनल्स पर यह बात रखी है और वापस दोहराना चाहती हूं आपके दर्शकों के लिए। यदि आपको शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि उनका नाम बार बार आता है, यदि नारायण राणे, उनका नाम भी बार बार आता है, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम भी बार बार आता है, मेरा सीधा जवाब है, बिना बात को तोड़े मरोड़े, यदि आपके पास प्रूफ है, आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाइए। टीवी डिबेट पर बैठकर भाजपा पर लांछन लगाना, सुप्रीम कोर्ट पर लांछन लगाना। आप एक बात सुनिए कि जब सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के समर्थन में कोई फैसला सुनाती है, तब तो ये लोग तालियां बजाते हैं और कहते हैं सब चंगासी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के खिलाफ कोई फैसला सुनाती है, तब ये सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता पर भी सवाल खड़े करते हैं। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको याद दिलाना चाहती हूं, 20 सेकंड में आपको याद होगा सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाते हुए कहा था कि गुजरात के 2000 दंगों में नरेंद्र मोदी द्वारा कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई और उन्हें क्लीन चिट दिया गया। 24 घंटों के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, जयराम रमेश और अजय माकन, जंतर मंतर पर रैली निकालते हैं तीसरा सेटरवाद के समर्थन में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते हैं। तो विपक्ष यदि भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता पर भाषण न देकर खुद आत्मचिंतन करे जी, तो आलोक जी की इस पे प्रतिक्रिया ले लें। आलोक जी, बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी यहां पर ये कह रही है कि आप जब आरोप लगाते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन, तो आपके पास ये एक उपाय उपलब्ध है अदालतों में जा करके सबूत पेश करने का। हाँ बिल्कुल, अब जो है तमाम चीजों के जो उपाय हैं और तमाम चीजों के जो सबूत हैं वो भी अब विपक्ष देगा। अरे भाई, क्रिमिनल केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट एक पार्ट होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन या जांच अधिकारी आईओ जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन करके देता है। अब ये काम भी विपक्ष कर लेगा, क्योंकि अब जजों का तो जो है वो रिटायरमेंट होने के बाद वो एंटी इंडिया गैंग में शामिल हो जाते हैं। देश के कानून मंत्री कह ही रहे हैं, अब गोली मारो ना का नारा देने वाले लोग आजकल ज्ञान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 9 साल हो गए, एनडीटीवी बहुत सीरियस लोग देखते हैं, 9 साल में एक भी जांच बताइए संकेत भाई जो उस मोदी सरकार ने शुरू की हो और वो जांच पूरी हो गई हो और उसमें 2 लोग जेल में चले गए। कोई भी एक जांच बताइए। मैं 10 जांच बताता हूं जो यूपीए के समय में शुरू हुई, उन पे इन्होंने बहुत हल्ला मचाया और सबसे बड़ा 2G था। और आने के बाद 1 साल के अंदर उस सीबीआई वाले जज बैठे रहे कि भाई कोई सबूत लाएगा, और उसके बाद सब बरी हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी की सरकार आने के बाद कोई एक जांच शुरू हुई और वो पूरी हो गई और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा के फ्री कर दिया।
नारायण राणे जेल में होने चाहिए। अजीत पवार तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी थे। अभी रिसेंट एग्जाम्पल मेघालय की सरकार का, उसी मंच से कह के आए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचारी हैं और जेल जाएंगे, और उसी मंच पर फिर 7 मंच साझा किया। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और संजू जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। तीस्ता सीतलवाड़ केस में इन्होंने तुरंत वो जजमेंट आया और जेल में अंदर डाला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फिर फटकार खाई। तो फटकार खाने के बाद भी ये लोग नहीं सुधर रहे। चलिए, हम कह रहे हैं कि आप ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग छोड़ दीजिए। समय का पहिया घूमता है, बड़ा बुरा होगा फिर उस समय। चलिए, आलोक जी, संजू जी, श्रवण और नीरजा चौधरी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो क्योंकि अभी नीरजा जी ने एक ज़रूरी बात कही, उसका यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम बात हुई है, नीरजा जी ने अब भी जिक्र किया उसका। मीडिया में सरकारी नीतियों की आलोचना करना राष्ट्र विरोध नहीं हो सकता। यह फैक्चुअल पोजीशन है, यह हर कोई जान ले। गवर्नमेंट का विरोध करना, देश का विरोध करना नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक अहम आदेश में यह साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सच को सामने रखना यह मीडिया की जिम्मेदारी है। केरल के एक मलयालम चैनल पर पाबंदी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार को ठोस वजह बतानी चाहिए। केरल के एक मलयालम चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंधित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मीडिया में सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखे, लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है। मीडिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर बात में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला हवा में नहीं दिया जा सकता, इसके लिए ठोस कारण दिए जाने चाहिए। अदालत संतुष्ट होने पर कारणों के साथ आदेश दे सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में सील कवर दाखिल करने की प्रथा पर भी सरकार को निशाना बनाया। इस पर गाइडलाइन बनाते हुए कहा कि सील कवर की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय का उल्लंघन है। यह पक्षकारों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं देती। सील कवर अदालतों के लिए हैं, ना कि सरकार के लिए। अदालत तय कर सकती है कि क्या सार्वजनिक हित में है और क्या दूसरे पक्ष को दिया जाना है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दूर तक जाएगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के बड़े सवालों की तरफ इशारा किया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि असहमति और विरोध को हर बार राष्ट्र विरोध का नाम नहीं दिया जा सकता। नई दिल्ली से संजय के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो ऐतिहासिक है अभिव्यक्ति के अधिकार के विषय पर। जब से भारत में नए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ आए हैं, एक मौलिक अधिकारों की और स्वतंत्रता की जो महत्ता है उसको बार बार तरह तरह से सर्वोच्च न्यायालय अपने विभिन्न निर्णयों में एक्सप्रेस कर रहा है और बोल रहा है। दरअसल एक संवैधानिक व्यवस्था में संविधान जो है वो नागरिकों और राज्य के बीच एक पवित्र कॉवेनेंट है, एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कार्य ये है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए, और नागरिकों के अधिकारों को सबसे अधिक खतरा होता है तो वो राज्य से होता है। अब समस्या यह है कि जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो जनतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जनतंत्र वास्तव में एक इस तरह की शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी चॉइस करते हैं। चॉइस कैसे कर सकते हैं? जब तक आपके पास ऑप्शंस क्या हैं ये अवेलेबल ना हो। इसलिए जनतंत्र के मूल में है अभिव्यक्ति का अधिकार।
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में जब 2 साल तक इंटरनेट बंद रहा और उनको 2G से काम चलाना पड़ा, उस जजमेंट में भी कहा कि राइट टू इंटरनेट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है। अमेरिका के संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो संविधान में साफ तौर से लिखी हुई है, भारत में वो लिखी नहीं है। अब जो अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये कोई भी स्वतंत्रता क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उस पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अगर आप कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो हमारे पड़ोसी और मित्र देशों के विरुद्ध है, तो आपको वो बोलने का अधिकार नहीं। अगर बोलने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आप किसी की मान हानि करना चाहें तो वो अधिकार नहीं, या देश की संप्रभुता और देश की अखंडता पर आप प्रश्न चिन्ह उठाएं तो फिर उसको आपको अधिकार नहीं, या आप न्यायालय की अवमानना करें तो वो आपका अधिकार नहीं। तो आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप गैर जरूरी बातें करें या ऐसी बातें करें जो राष्ट्र के विरुद्ध हो। तो सरकारों का जो आम तौर से किसी भी चीज पर जब वो अंकुश लगाते हैं तो सरकार जो है वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए सरकार ये कहती है कि साहब ये टीवी चैनल या ये अखबार या ये व्यक्ति जो इसने बोला, हमने इसको बोलने से इसलिए रोका क्योंकि ये देश की अखंडता और देश की संप्रभुता जो है उसको खतरा था। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि राष्ट्र को खतरा आम तौर से न कहा जाए जब तक वास्तव में बहुत बड़ा खतरा राष्ट्र को न हो। कोर्ट ये कह रही है कि किसी भी चीज पर, आम मुद्दे पर भी हम कह देते हैं कि राष्ट्र को खतरा है, आप राष्ट्र के लिए इतना नहीं कर सकते हैं, ये बात चीज नहीं। यही बात देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के मामले में भी कही थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेकर आप लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। यही बात आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि राष्ट्र की अखंडता को और राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। अगर ऐसा खतरा है तो हम सिर्फ सरकार के कहने पर नहीं मानेंगे, सील्ड कवर में ऐसे मामलात नहीं लिए जाएंगे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक एमिकस क्यूरी बनाएंगे और वो देखेगा सारे मामलात को कि क्या उस मामले को पब्लिक में न लाया जाए। दरअसल न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो ओपन होती है, जो भी आप एक पार्टी कह रही है दूसरी पार्टी को वो पता होना चाहिए। इस सिलसिले में जो इस चैनल पर अंकुश लगाया गया और बैन लगाया गया, उसमें बहुत दिन से जब ये बहस हो रही थी तब भी ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है चैनल के पक्ष में देगी, और इसलिए पक्ष में देगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसका अंदाजा है कि जनतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज में सब तरह के विचारों को व्यक्त ना किया जाए। मंगलवार को आधी रात चुपचाप देश के बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गया। यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इस मुलाकात में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तमाम मुद्दों पर अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। पिछले हफ्ते बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद देश के बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर रात मुस्लिम धर्मगुरुओं के 16 सदस्यीय दल को मिलने के लिए बुलाया। प्रतिनिधि मंडल के अगुवा थे मौलाना महमूद मदनी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक एक करके 14 बिंदु गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखे। रामनवमी में बंगाल और बिहार में हुई हिंसा की जिम्मेदारी तय की जाए, हेट स्पीच देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो,
धर्म के नाम पर हरियाणा में हुई जुनैद और नासिर की हत्या में इंसाफ कब मिलेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह का क्या रुख है? देश में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को कैसे रोका जाए? समलैंगिक विवाह का पुरजोर विरोध हो और कर्नाटक में पसमानदा मुसलमानों का आरक्षण क्यों खत्म किया गया? मीटिंग में मौजूद मौलाना नियाज फारूकी का कहना है कि इन सवालों का अमित शाह ने सकारात्मक जवाब दिया। उनका जो पब्लिक के अंदर पोस्चर होता है, जो पॉलिटिकल उनकी स्पीचेस होती हैं, उससे ये डिफरेंट अमित शाह थे। ऐसी राज्यों की उन्होंने मिसालें दी हैं कि जिन राज्यों के अंदर उनकी हुकूमत नहीं है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह से वो करने की कोशिश की है, और उनकी ममता दीदी से बात हुई, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। मुस्लिम मौलानाओं को उम्मीद है कि इस मुलाकात के बाद बीजेपी सरकार और मुसलमानों के बीच जो जमी हुई बर्फ है वो कुछ पिघलेगी। मुस्लिम धर्मगुरु इस पहल को काफी सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अगर इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मीडिया से मुखातिब होते या बयान देते इस मुलाकात के बाद, तो शायद ये विश्वास जो मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश हो रही है वो और पुख्ता होता। सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।